Welcome all of you to Newton Physics class. I am Lovely Jha and today's topic is methods of charging. There are basically three methods of charging. Number one is charging by rubbing or friction. Number two is charging by conduction and number three is charging by induction. First of all we will do charging by rubbing or friction. क्या होता है जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर हम रब करते हैं तो दोनों बॉडी के बीच फ्रिक्शन होता है. उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट. दैट एनर्जी इज़ द की वर्ड. व्हाट हैपन्स टू दैट एनर्जी? कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ मटेरियल्स होते हैं, ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली बाउंड होते हैं. तो जो एनर्जी हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए देते हैं उस एनर्जी का यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र होने में. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड है वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं उसे यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को उस बॉडी से फ्री कर लेते हैं और उस बॉडी में चले जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली बाउंड होते हैं, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का आना मुश्किल होता है. तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देती है, दे देती है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है, गेन कर लेती है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास रॉड. ग्लास रॉड क्या होता है? जैसे ग्लास, कांच का ग्लास में हम पानी पीते हैं, राइट. कांच की कटोरियाँ होती है, ऐसे ही एक रॉड शेप में इस तरह से शेप में अगर आप देखते हैं तो उस कांच का कुछ भी बना सकते हैं, इस तरह से एक रॉड भी बना सकते हैं. दिस इज़ द शेप ऑफ ग्लास रॉड. सिल्क क्लॉथ आप जानते ही हैं. जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं. तो ग्लास रॉड कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है और सिल्क क्लॉथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है. इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय रबिंग, क्योंकि ये हमने ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब करके ये प्रोसेस किया है और इससे हमने फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी दी है. इसलिए इसको हम चार्जिंग बाय रबिंग या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ा ही सही लेकिन मास तो होता ही है. तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो साथ में उनका मास भी चला जाता है. तो ग्लास रॉड से जब सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स गया तो ग्लास रॉड के मास में भी स्लाइटली कमी आ गई और सिल्क क्लॉथ के मास में स्लाइटली बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, राइट. सो it is basically actual transfer of electrons takes place from one body to another body और ये होता है इंसुलेटर्स में. ग्लास रॉड भी इंसुलेटर है, सिल्क क्लॉथ भी इंसुलेटर है, राइट. सो लेट मी राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स of charging by rubbing or friction. In this, one object or material is rubbed over surface of other energy is provided to overcome friction. This energy is utilized to by electrons to move from object where they are less tightly bound
to the object where they are more tightly bound. So, actual transfer of electrons take place, right? The body which gains electrons are negatively charged, and body which loses electrons are positively charged. Okay, one more thing. When electrons move from less tightly bound body to more tightly bound body, then the number of electrons which move, they are very, very less as compared to total number of electrons present in the body. जैसे ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए वो बहुत ही कम थे एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्लास रॉड, राइट? As electrons have mass, so transfer of mass also take place. Mass also take place. The number of electrons which let me write here, which are moving from one body to other are very less as compared to number of total electrons present in body, right? So please write it down, then I'll write some examples. So example, as I told you, glass rod rubbed with silk. Glass rod positively charged, and silk negatively charged. Right? Another example we can take of ebonite rod. अच्छा, ebonite rod क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ रबड़ तो आप जानते ही हैं. तो जो स्पेशल काइंड ऑफ रबड़ का एक रॉड सा बना लो, एक डंडा सा बना लो इतना बड़ा, लाइक दिस, जैसे हमने ग्लास रॉड में बनाया था, तो वो ebonite रॉड कहलाएगा. फाइन. नाउ ebonite रॉड रब्ड विद फर आप लोग जानते हैं, सर्दियों में जो जैकेट के ऊपर लोग पहनते हैं, ऊपर ऐसे, और टोपी में भी साइड में बाउंड्री में फर लगा होता है, दैट इज़ फर. तो ebonite रॉड को अगर हम रब करते हैं फर के साथ, तो ebonite रॉड
becomes negatively charged and fur becomes positively charged, right? So these are examples of charging by rubbing or friction. Fine. Now we will discuss charging by conduction. Please note it down. I'll rub it off. Now charging by conduction. ये क्या होता है? इसमें है कि एक चार्ज्ड बॉडी आपके पास है, सपोज ग्लास रॉड, राइट? ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हमने कर लिया है, कैसे? सिल्क क्लॉथ के साथ उसे रब करके। अब हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, ठीक है? अब हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है या फिर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है? अब उस कंडक्टर को हमें क्या करना है? ग्लास रॉड से चार्ज करना है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन में, कि हम ग्लास रॉड को उस मेटेलिक ब्लॉक या मेटल का स्फीयर, कुछ भी एक कंडक्टर किसी भी शेप का आप ले लें, यूनिफॉर्म शेप का, तो उसमें अगर हम टच करा दें तो क्या होगा कि जो हमारा मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टर है, वो भी चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? It is defined as, let me write, it is defined as charging a conductor, कोई भी कंडक्टर, मेटल ब्लॉक ले लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप का मेटल का ब्लॉक ले लीजिए या स्फीयर ले लीजिए, एनीथिंग, कंडक्टर बाय touching this conductor, touching it with charged body, charged body यानी कि here we have taken the example of glass rod, touching it with charged body directly, या तो आप उसको डायरेक्टली टच कर दीजिए और थ्रू कंडक्टिंग वायर से ग्लास रॉड और कंडक्टर को टच करा लीजिए, कांटेक्ट में ले आइए कंडक्टिंग वायर, राइट? तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका दूसरा नाम है चार्जिंग बाय एक्चुअल कांटेक्ट। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। ये हमारे पास कोई मेटल का स्फीयर है, अगेन इट इज़ अ कंडक्टर। इसको हमने एक स्टैंड पे रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये मेटेलिक स्फीयर है, राइट? अब ये एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को हमने इसमें टच कराया है मेटेलिक स्फीयर में। अर्लियर क्या होगा, पहले सिर्फ मेटेलिक स्फीयर ही है एक स्टैंड पे, तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ अब जब हमने यहाँ पे इसको ग्लास रॉड से टच करा दिया तो क्या होगा? टेल मी। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस स्फीयर के, they will move to glass rod, and what will be the result? When the electrons will move here, because it is positively charged, so electrons will get attracted, then what will left here? What will be left? Let me write it down. Electrons from sphere will move to glass rod, right? So what will be left here?
positively charged conductor, which is metallic sphere, in this case is left. So you have charged your conductor, and the name of the conductor is metallic sphere in this case, by which charge? Positive charge. So it is charged now, right? Now next, if negatively charged ebonite rod will come, then what will happen? I will rub it off. Please write it down. So here we have ebonite rod. Ebonite rod हमने डिस्कस किया था कि it is negatively charged. Now this is metallic sphere again. इसमें number of protons, number of electrons equal होंगे because it is neutral. Now it is in contact with the ebonite rod which is negatively charged. तो क्या होगा कि electrons will move from ebonite rod to this metallic sphere, right? So what will happen when the electrons, large amount of electrons will move here, then this sphere will have excess of negative charge, right? पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएंगे. अब यही जो इम्बैलेंस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो इसलिए अब इसको क्या कहेंगे? ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, राइट? तो न्यूट्रल स्टेट में तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ही होते हैं सभी में. जब कभी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. जब कभी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो इस केस में यहाँ पे पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से यहाँ आए, इबोनाइट रॉड से स्फेयर में आए, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड. प्रीवियस केस में क्या था? पॉजिटिवली चार्ज हमने ग्लास रॉड लिया था और वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर बन गया, राइट? नाउ वी विल डिस्कस चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो इन चार्जिंग बाय कंडक्शन व्हाट वी हैव सीन कि एक्चुअली चार्ज जो है ग्लास रॉड का चार्ज मूव कर जाता है कंडक्टर में, राइट? देयर इज़ मूवमेंट ऑफ, और यू कैन से लॉस ऑफ चार्ज फ्रॉम ग्लास रॉड, और यू कैन से चार्जिंग बॉडी टू द कंडक्टर जिसको वो चार्ज कर रहा है, राइट? हियर चार्जिंग बाय इंडक्शन नया है, थर्ड पार्ट. ये क्या होता है? ये होता है कि एक अनचार्ज्ड बॉडी आपके पास है, कंडक्टर है वो भी, और उसे आपको चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी. एक चार्ज्ड बॉडी है, सपोज इस केस में भी अगर इजी एग्जांपल ले लें तो यू हैव गॉट वन ग्लास रॉड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक मेटल का स्फेयर है. इसमें जब तक आपने इसको चार्ज नहीं किया, इन द न्यूट्रल स्टेट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल. फिर क्या करते हैं कि हम ग्लास रॉड को टच नहीं कराते हैं मेटेलिक स्फेयर में, बस उसके पास ही रखते हैं. वी डोंट मेक इट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट. ग्लास रॉड सिर्फ मेटल स्फेयर के पास रहता है, उसी से मेटल स्फेयर चार्ज हो जाता है. वो कैसे, वो हम देखेंगे. पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. इसमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है. लेट मी राइट इट डाउन. इन दिस प्रोसेस an uncharged body is charged by a charged body or rod without any एक्चुअल कॉन्टैक्ट. बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट के ही चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाता है, राइट? सो जस्ट
what you do, just a charged body is brought near uncharged body. What you will remember, without any actual contact. पिछले केस में जैसे दोनों बॉडीज़ अनचार्ज और चार्ज एक्चुअल कांटेक्ट में थी, इसमें बस अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास लाएंगे और चार्जिंग हो जाएगी. वो कैसे? ये एक मेटेलिक स्फेयर है. ये न्यूट्रल स्टेट में जब है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे. ऑल ऑफ अस नो दिस इज़ अ मेटेलिक स्फेयर इन न्यूट्रल स्टेट और ये इसका स्टैंड है. राइट. जब हम ग्लास रॉड इसके जस्ट पास लाएंगे, वी विल नॉट टच. पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जब हम इसके पास लाएंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा. लेट मी रीड्रॉ. This is neutral state of metallic sphere having equal number of protons and electrons. Now when you bring glass rod, next step, near it, then what will happen? Let me know. Positively charged glass rod को इस metallic sphere के पास लाए तो इसके दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा तो इट विल बी कलेक्टेड ओवर हियर. और इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड फील होगा तो वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे. राइट. नाउ अब हम क्या करेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक काम होता है, वो है अर्थिंग, यानी कि इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे. उसका दूसरा नाम है ग्राउंड करेंगे, ग्राउंडिंग. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ग्राउंड कर देते हैं जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब ख़त्म हो जाए. ग्राउंडिंग के लिए हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे. तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद ख़त्म कैसे हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ है वो ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद ख़त्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं यहाँ और इस पॉजिटिव चार्ज जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है. राइट. नाउ लेट मी राइट. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड move to sphere to neutralize positive charges. Right. Now here you keep glass rod as it is without contact. थोड़ा सा छोटा हो गया ग्लास रॉड का साइज. राइट. Now what happened? Next step, you just remove. अब ये ग्राउंडिंग ख़त्म करो, हो गया. और अब ग्लास रॉड को भी रिमूव करो तो what will happen? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस पॉजिटिव की वजह से कलेक्टेड था. अब अगर आपने ग्लास रॉड रिमूव कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया. राइट. सो दिस वे फ्रॉम अ न्यूट्रल metallic sphere you have got negatively charged metallic sphere without touching this metallic sphere with the positively charged glass rod. This is example of charging by induction.